पिछली बार आपने केएस में टॉप किया था और इस बार 7th रैंक इसमें है, ज़्यादा फील नहीं आया उस टाइप का है इस बार? दिल में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है फॉर द यूनिवर्स एंड फॉर गॉड एंड फॉर माई फैमिली। अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, इसलिए आपने बैकअप के बारे में सोचा? नहीं, माइंड में था कि यूपीएससी देना तो है कभी ना कभी, बट इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम। मेंस में तो एक दिन में 2 एग्जाम हमें लिखने होते हैं, उस समय आप रिवाइज कैसे करते हो जल्दी जल्दी? सर जल्दी जल्दी नहीं, मैं बस वो पॉइंटर्स देख लेती थी। कुछ चीज़ें अगर मैंने अपने नोट्स में से हाईलाइट की हैं तो बस मैं उनको देखती थी। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आप जानते हो, आज हमारे साथ मौजूद हैं रैंक 7 अनमोल। अनमोल की जो जर्नी है यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। एक छोटे गांव से निकली और फाइनली 3rd अटेम्प्ट में उन्होंने सक्सेस प्राप्त की और वो भी 7th रैंक लेके। आज इस सेशन में काफ़ी कुछ आप सीखोगे, खास करके जो बिगनर्स हैं क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। अनमोल, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अनमोल, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। शुरुआत से मतलब आप कहाँ से हो और स्कूलिंग कहाँ से हुई, पेरेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। जी सर, मेरे जो फादर हैं वो भद्रवा से हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तो मैं भी खुद को भद्रवा से ही मानती हूँ। लेकिन जो मेरी मदर हैं वो किश्तवाड़ से हैं, तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी दफ़ा रहता है, स्पेशली आफ्टर माई रिज़ल्ट, कि मैं कहाँ से हूँ, भद्रवा से हूँ या किश्तवाड़ से हूँ। तो मेरे फादर वहाँ से हैं, मदर इज़ फ्रॉम किश्तवाड़। मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो किश्तवाड़ से हुई है क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पोस्टेड थे। तो मेरी स्कूलिंग न्यू एरा पब्लिक हाई स्कूल किश्तवाड़ से हुई है और उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र जम्मू हो गई, तो आई ऑल्सो शिफ्टेड टू जम्मू एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम GD गोइंका पब्लिक स्कूल। और उसके बाद मैंने क्लैट का एग्ज़ाम जो होता है 2016 में वो दिया था और फिर मैंने अपना BA LLB ऑनर्स किया गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से। और 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई ड्यूरिंग कोविड, घर से ही। और उसके बाद आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में? जी, मेरे जो फादर हैं ही रिटायर्ड फ्रॉम JNK बैंक, ही वाज अ ब्रांच हेड हियर। और मेरी जो मदर हैं वो करेंटली प्रिंसिपल हैं इन वन ऑफ द कॉलेजेस इन जम्मू। अच्छा, और वैसे अनमोल, बचपन में आप कैसे थे पढ़ाई में, मतलब हमेशा से टॉपर रहे या फिर कैसे? जी सर, मुझे लगता है कि मेरी जो एकेडमिक जर्नी है उसका काफ़ी श्रेय मेरी फैमिली को जाएगा, स्पेशली माई मदर एंड माई नानी, क्योंकि वो दोनों टीचिंग प्रोफेशन में रहे हैं। तो उन दोनों के लिए पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग के कुछ साल अपनी नानी के पास गुजारे किश्तवाड़ में, तो वहाँ से एक सेंस ऑफ फोकस ऑन एकेडमिक्स दैट डेवलप्ड। तो आई थिंक वहाँ से पढ़ाई में खुद का इंटरेस्ट बना मेरा और हो सकता है उसी की वजह से मैं हमेशा से एकेडमिक्स में अच्छी ही रही हूँ। तो जी, कह सकते हैं टॉपर ऑलवेज। नानी जी बहुत मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुद भी टीचर थी और हमारी फैमिली में हमेशा से, दोनों फादर की साइड से भी और मदर की साइड से भी, पढ़ाई पे हमेशा से बहुत फोकस रहा है। मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरी जो नानी की मदर थे, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट टीचर्स हु हैड ओपन्ड अ स्कूल बैक इन वन ऑफ द रिमोट एरियाज ऑफ पाडर। तो वहाँ पे स्कूल खोलने वाली वो पहली टीचर थी। तो वहाँ से मुझे लगता है हम ये कह सकते हैं कि मेरी फैमिली में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। कितने उनसे भी आगे जनरेशन में टीचर थे? मुझे उन्हीं का मालूम है, उनसे पहले शायद नहीं थी टीचिंग, बट मेरी जो नानी की मदर थे, शी वॉज अ टीचर। हमने बचपन से ही अपने आसपास सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई वाला माहौल देखा है, तो आई थिंक ये लाजमी है कि हमारा भी इंटरेस्ट पढ़ाई में ही रहा हमेशा से। आपने शायद 11th-12th में शायद बायो ली थी, है ना? जी सर, मैंने बायो ली थी। तो शुरू में आपका ड्रीम था डॉक्टर बनना या फिर पहले से ही कि हाँ MBBS करना है, वो सिर्फ एक स्टे है, उसके बाद UPSC करना है? कैसे, शुरू में क्या ड्रीम था? सर, डॉक्टर बनने का ऐसा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था, बट ये था कि 11th-12th में माई मदर वांटेड मी टू टेक बायो, बिकॉज उनकी नज़र में था कि साइंसेस पढ़ो, थोड़ा अपना साइंटिफिक एटीट्यूड रहना चाहिए एटलीस्ट टिल क्लास 12। और उनका ये भी था कि बिकॉज शी इज़ अ प्रोफेसर इन बॉटनी, उनकी स्पेशलाइजेशन बॉटनी में है, तो उनको बायो में इंटरेस्ट था। तो शी सेड ह्यूमैनिटीज़ का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आई कैन हेल्प यू इन बायो, तो इसलिए तुम बायो रखो। और एक ये भी माइंडसेट था कि साइंस काफ़ी स्कोरिंग रहता है क्लास 12th में, तो ये भी था कि थोड़ा तुम्हारा अच्छा परसेंटेज आएगा अगर तुम साइंस रखो। साइंस के बाद में आपने बायो चूज़ की 12th में, लेकिन उसके बाद एकदम से आपने फील्ड चेंज कर लिया, मतलब सब्जेक्ट चेंज कर लिया? जी, तो इसमें भी यही था कि 12th के आसपास मुझे ये श्योर था कि मैं डॉक्टर तो नहीं बनना चाहती। मुझे इंटरेस्ट था कि लाइफ में कभी ना कभी तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना ही है, क्योंकि मेरे 12th में
परसेंटेज अच्छी आई थी, आई वॉज गेटिंग एडमिशन इन टू DU एंड अदर गुड कॉलेजेस. बट देन माई मदर टोल्ड मी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा थोड़ा कोई प्रोफेशनल स्टडीज़ करो, ताकि एक तुम्हारे पास हमेशा एक हो समथिंग टू फॉल बैक, एक प्रोफेशनल डिग्री होगी, प्लान भी हमेशा होनी चाहिए. तो उस टाइम पे कुछ सोचा नहीं था कि प्लान भी क्या होगा. तो सम रिलेटिव सजेस्टेड कि लॉ इज़ अ गुड ऑप्शन, और ये भी अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो यू विल ऑलवेज हैव अ प्लान बी टू फॉल बैक ऑन. तो उस टाइम पे वेरी इंटरेस्टिंगली 2016 में क्लैट का भी कोई आइडिया नहीं था हमें. तो किसी ने बताया कि क्लैट भी एक एग्ज़ाम होता है. मैंने नेट पे थोड़ा सर्च किया क्या एग्ज़ाम है, फिर वो एग्ज़ाम दिया एंड थैंकफुली आई गॉट इनटू GNLU. और अनमोल, वैसे आपने बोला कि मुझे एक बैकअप चाहिए था, तब तक आप ये डिसाइड कर चुके थे कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, इसलिए आपने बैकअप के बारे में सोचा, या फिर मतलब वो आपने बाद में डिसाइड किया? नहीं, माइंड में था कि यूपीएससी देना तो है कभी ना कभी, बट इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम जिसके बारे में हमने सिर्फ सोचा है मगर कोई प्लान नहीं बनाया था. तो ये था कि अगर नहीं होता या मैं कल को चूज़ करती हूँ कि मुझे यूपीएससी नहीं देना, तो आई शुड हैव समथिंग एल्स. उस टाइम पे मुझे लगा कि लॉ इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो आई थिंक बड़ा वाइज डिसीजन था उस टाइम पे कि अगर कल को मेरा माइंड चेंज हो भी जाता है और मैं यूपीएससी नहीं देना चाहती, तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन होगा. तो कॉलेज में आपने एग्जैक्टली कब डिसाइड किया कि हाँ अब मुझे तैयारी स्टार्ट करनी है यूपीएससी की? सर आई थिंक कि मैंने यूपीएससी देना है, ये मैंने 4th ईयर में फाइनली डिसाइड कर दिया था कि देना तो यही एग्ज़ाम है. बट प्रिपरेशन में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्टार्ट नहीं की थी कॉलेज में. आई थिंक लास्ट सेमेस्टर तक मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी. इट वाज ओनली लास्ट सेमेस्टर, क्योंकि कोविड था तो पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा कम था उस टाइम पे, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी. तो इसीलिए मैंने लास्ट सेमेस्टर में NCERTs वगैरह पढ़नी स्टार्ट की. अनमोल ना, जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं, लाइक NCERTs कौन सी करें, पुरानी करें, नहीं करें, कैसे शुरुआत करें. ये बहुत बड़ी हर्डल होती है. मतलब इवन जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली वी शुड स्टार्ट. और ख़ास करके देखो तब जब आप फर्स्ट जनरेशन प्रिपेयर करने वाले हो कि आपके आसपास कोई नहीं है बताने के लिए, या फिर आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसने तैयारी स्टार्ट की हो, तो आपके मन में कौन से डाउट्स आए, कौन से चैलेंजेस शुरुआत में आपने फेस किए? सर सीरियसली मुझे स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि कोविड का टाइम था तो मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, मैं कोचिंग भी नहीं ले सकती थी. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस था जो टॉपर्स टॉक्स होती हैं जो हम देखते हैं. तो मैंने आई थिंक 1-2 साल के टॉपर्स की टॉपर्स टॉक्स देखी और मैं वहाँ से सोर्सेज नोट करती थी कि कौन सा टॉपर कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या सोर्सेज बता रहा है. और वो मैंने देखा, मैं क्योंकि वो नोट कर रही थी तो मेरे 4-5 पेजेस के तो सोर्सेज ही बन गए थे, क्योंकि हर टॉपर अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताता है. तो वहाँ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ओके, अगर मैं ये करती रहूँगी तो मेरी पूरी डायरी बन जाएगी सोर्सेज की और मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊँगी. फिर मैंने एनसर्कल किया कि कॉमन सोर्सेज क्या हैं. अगर NCERTs हैं तो क्या बता रहे हैं ये लोग, न्यू NCERTs या ओल्ड NCERTs, ज्योग्राफी के लिए क्या सोर्स है, हिस्ट्री के लिए क्या सोर्स है. तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन सोर्सेज को एनसर्कल किया दैट आई शुड एटलीस्ट स्टार्ट विद दीज. और फिर मैंने एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रीलिम्स के लिए, लास्ट 27 ईयर्स की, मैंने वो बुक मंगवाई ऑनलाइन और मैंने वहाँ से PYQs को देखना स्टार्ट किया. और फिर आई स्टार्टेड डूइंग NCERTs. थोड़ी NCERTs पढ़ी, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं लक्ष्मीकांत वगैरह, वो पढ़नी स्टार्ट की. और मैंने देखा कि क्या इन बुक्स को पढ़ के मैं PYQ सॉल्व कर पा रही हूँ. एंड वंस आई रियलाइज़ कि हाँ सॉल्व हो रहे हैं, इट मीन्स कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो सही है, क्योंकि UPSC क्वेश्चन वहाँ से पूछ रहा है. फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके, जो मेरा रास्ता चुना है मैंने प्रिपरेशन का, दैट इज़ राइट एंड दैट इज़ हाउ आई बिगैन. ये अनमोल ने ना एक्चुअली बहुत सही बात कही. देखो, ये बात मैंने भी पहले कही है कि हर साल ना ऑलमोस्ट 1000 टॉपर सिलेक्ट होते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं सबकी स्ट्रेटजी सेम हो, सबके सोर्स सेम हो. देखो, आपने जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हो ना, आप कभी भी ना यूँ मत सोचिएगा कि टॉपर ने तो देखो रैंक 1 ने या रैंक 2 ने तो दूसरे सोर्स बता दिए हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए. आप अपने सोर्स छोड़ के उनको फॉलो करना स्टार्ट करो. ऐसे तो देखो, जो आपने पहले पढ़ा है वो भी आप उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे, उनको भूल जाओगे, और जो नया कर रहे हो वो भी आप ढंग से नहीं कर पाओगे. तो अपने सोर्सेज, जो भी कॉमन सोर्सेज आपने ना शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप उन पर भरोसा रखिए, उनको अच्छे से करिए, है ना. क्या आप सहमत हो अनमोल इस बात से? राइट सर, डेफिनेटली मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ये गलती की. पहले तो मैंने अपने सोर्सेज फिक्स रखे, बट जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता गया और मैं
ज़्यादा लोगों से बात करती थी, तो सबके अलग अलग सोर्सेज आते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि एक प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद मार्केट में ये न्यूज़ आ गई कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम छोड़िए, प्लस C2 पार्टीशन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैंने भी खोली, मैंने भी ऑनलाइन बुक मंगवाई, और मेरा आधा टाइम प्रीलिम से पहले आई स्टिल रिमेंबर 1-2 वीक्स में वही बुक पढ़ रही थी। ना मुझे स्पेक्ट्रम याद रही, ना मुझे वो याद रहा। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू कोट कि फोमो से बचिए बहुत ज़्यादा। और हर टॉपर की अपनी स्ट्रैटेजी है, बट आप ये सोचिए कि हर टॉपर ने अपनी बुक लिस्ट से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो अगर आप भी अपनी बुक लिस्ट एक बना लेते हैं और उस पर फोकस करते हैं, तो अगर आप रिवाइज़ करते रहते हैं और अपना पूरा प्रॉपर टेस्ट वगैरह लगाते रहते हैं, तो आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। तो अनमोल, फिर से जर्नी पे वापस आते हैं। इट वाज 21 व्हेन यू स्टार्टेड, है ना? तो शुरुआत में आपको ये सारे चैलेंजेस आए, जैसे सोर्सेज आपने शॉर्ट लिस्ट किए, उससे पहले आपकी कैसी रही स्ट्रेटेजी? एनसीईआरटीज़ आपने पढ़ी, उसके बाद कैसे आपने पढ़ाया? जब फर्स्ट अटैम्प्ट था तब आपकी कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर एक्चुअली फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने, जो फॉर्म होता है यूपीएससी का अगर हम देखें तो जैन में ही आ जाता है। मैंने उस टाइम पे भर दिया था बिकॉज मुझे लगा था कि कोविड है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तो पढ़ लूँगी। तो उस हिसाब से मैंने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया। और उस समय आप कॉलेज में थे, है ना? उस टाइम मैं कॉलेज में ही थी, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। तो बट द थिंग वाज कि मेरे साथ हमेशा यही रहा है कि मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो मैं अपने कॉलेज की एकेडमिक्स पे भी इक्वली फोकस कर रही थी, तो मेरा टाइम प्रिपरेशन में काफ़ी कम यूटिलाइज़ हो रहा था, मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। मुझे लगा कि ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। बट व्हाट हैपेंड वाज कि ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते somebody in my family, they fell sick, and somebody very close to me, my grandfather actually, और वो he was one of the closest persons to me। तो जब वो बीमार हो गए, उनकी हेल्थ बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन कर गई। तो उस टाइम पे मुझे पढ़ाई का जो मैंने सोच के रखा था, जो पाथ मैंने सोचा था या जो प्लान मैंने सोचा था, मैं उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाई। एंड जस्ट 4 days बिफोर द एग्ज़ाम ही पास्ड अवे। 4 दिन पहले ही पास्ड अवे, और 4 दिन बाद मेरा प्रीलिम्स था। तो पढ़ाई तो मैंने कुछ की नहीं थी, बट स्टिल जो थोड़ा बहुत एनसीईआरटीज़ वगैरह रिवाइज करके मैं गई थी, वो करके मैं चली गई पेपर देने, जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव एंड जो पेसिमिस्टिक वाइब थी मेरी लाइफ में, वहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं प्री देने चली गई। बट आई थिंक दैट वाज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका नहीं हुआ, फिर फाइनली आप शायद कॉलेज से पास आउट भी हो गए। हाँ जी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद फिर आपने क्या डिसाइड किया? आपने अटैम्प्ट तो दे दिया फर्स्ट, लेकिन उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूँगी? सर फर्स्ट अटैम्प्ट से मुझे ये रियलाइज़ हुआ फर्स्टली कि पहला तो मैं राइट माइंडसेट में नहीं थी जब मैं पेपर दे रही थी, बट आई डिड आइडेंटिफाई कि मुझसे क्वेश्चंस पेपर में बन रहे थे, मुझे पता था। इट मीन्स कि जो मेरी प्रिपरेशन की लाइन थी दैट वाज राइट। सो आई डिसाइडेड कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं, और जो मेरे सोर्सेज हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करते हैं थोड़े, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे। और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वैसे सिलेबस सारा कवर कर लिया था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली। मतलब जो प्रीलिम की बुक्स थी जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, वो आप पढ़ पाए थे? इतना टाइम मिला था? सर मैं कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर पाई थी, जैसे मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी कवर की थी बहुत अच्छे से, बट ज्योग्राफी, मैपिंग, एनवायरनमेंट, ये सारे जो सब्जेक्ट्स थे मैं अच्छे से कवर नहीं कर पाई थी। तो मुझे पेपर हॉल में पता चल गया था, एग्ज़ाम हॉल में, कि जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका मुझे अच्छे से आइडिया है, बट जो नहीं पढ़े हैं मैं तो इट वाज अ वेरी फुल डिसीजन कि मैं ऐसे ही आ गई पेपर देने वहाँ पे, उनको भी अच्छे से कवर ना करके। तो एग्ज़ाम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई हैव टू अगेन रीस्टार्ट एंड देन इंश्योर कि मेरी प्रिपरेशन फोकस्ड हो प्री के लिए, बिकॉज मुझे लगा कि प्री ही सबसे बड़ा हर्डल होगा मेरी इस एग्ज़ाम जर्नी में। तो फिर मैंने अगेन अपने सोर्सेज जो थे वो लिखे। ये मेरी एक थी कि मैं हर एग्ज़ाम के बाद अपने सोर्सेज लिख लेती थी कि ताकि मैं डिविएट ना करूँ वहाँ से। और फिर मैंने अपनी प्री की प्रिपरेशन रीस्टार्ट की। तो शुरू में जब स्टार्ट की फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद प्रॉपर पूरे साल का प्लान बनाया था, या फिर सबसे पहला तो ये एम था कि यार जो सब्जेक्ट मैंने नहीं कवर किए हैं पहले तो मैं वो पढ़ती हूँ जल्दी से? जी, यही था। पूरे साल का प्लान नहीं बनाया था। मेरा फोकस ये था कि जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, जैसे ज्योग्राफी, मैपिंग, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक ऑल्सो, ये सब जो बिल्कुल टच तक नहीं किए थे, इनको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मेंस में भी, इन केस मेरा क्वालिफाई होता है तो मेंस में भी ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। पॉलिटी मैंने उतना नहीं ध्यान दिया बिकॉज मेरा ऑप्शनल भी लॉ था,
सो आई न्यू कि वहाँ से कवर हो जाएगा, तो ज़्यादा फोकस फिर मैंने इन सब्जेक्ट्स पे किया। अच्छा, और जब आपका मतलब सीरियस वाला फर्स्ट वैसे सेकंड अटेम्प्ट था, तो उस समय आपने सब्जेक्ट कवर कर लिए, मेंस के भी कवर कर लिए, आंसर राइटिंग आपने कब स्टार्ट की? सर आंसर राइटिंग मैंने प्री के रिजल्ट के बाद स्टार्ट की। अच्छा, मतलब जब आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया प्री का, उसके बाद आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की, बिकॉज उससे पहले मेरा यही फोकस था कि प्री हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था तो थोड़ा मन में ये था कि क्या पता इस बार ना हो या कुछ वैसा हो। तो मैंने प्रिपरेशन भी प्री फोकस्ड ही की थी और ध्यान भी मेरा यही था कि प्री हो जाए। आफ्टर आई रोड द प्रीलिम्स, मैं घर आई, मैंने आंसर कीज़ वगैरह चेक की, मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है इस बार प्री क्लियर हो जाए। उसके बाद मैंने मेंस फोकस प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड अगेन अनदर मिस्टेक दैट आई मेड, मैंने एथिक्स भी उसी टाइम पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, उससे ethics पहले पहले नहीं cover मेरा किया था। GS4 का कोई बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा था। सो ये तो मिस्टेक ही है, बहुत बड़ी ब्लंडर कहेंगे इसको, बट तभी स्टार्ट किया आफ्टर प्री। और जो अनमोल ने गलती अपनी बताई, बहुत सारे एस्पायरेंट्स, और मैं आप मानोगे नहीं, आप में से अभी भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये गलती कर रहे होंगे। उनको लगता है कि बस प्री क्लियर करना है, कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी छूट जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर प्री क्लियर हो भी गया, मेंस बिल्कुल तैयार नहीं है, तो क्या फ़ायदा? एक बैटल आप जीत जाओगे, लेकिन पूरा जो युद्ध है वो हार जाओगे। और अनमोल, जैसे प्री आपने क्लियर कर दिया फाइनली, प्री के लिए क्या स्पेशल किया आपने? सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह, क्या मतलब अलग क्या किया? क्या आप बताना चाहोगे आप एस्पायरेंट्स को कि प्री क्लियर करने में जिस चीज़ ने आपकी हेल्प की? सर प्री क्लियर करने में मुझे लगता है सबसे पहले जो PYQs हैं, मैं टेस्ट सीरीज से ज़्यादा PYQs पे फोकस करती थी, स्पेशली द PYQs और उनके ऑप्शंस, उनको भी अच्छे से पढ़ना, उनको मतलब मैं कहूँगी उनको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज़ करना, उस पर मेरा फोकस था। थोड़ा CSAT पे भी ज़्यादा फोकस रहा मेरा, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वाले एरियाज़ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उस पर। बट GS के लिए अगर स्पेसिफिकली बात करें तो PYQs, रिविज़न और जो ओपन टेस्ट आते हैं कोचिंग्स के, मैं वो अटेम्प्ट करती थी। और क्योंकि मैं घर पे ही अटेम्प्ट कर रही थी, तो मेरा ये होता था कि 1.5 आवर में कोशिश करो पेपर कंप्लीट करने की, बिकॉज अगर आप घर के माहौल में 1.5 आवर में कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 आवर्स में कंफर्टेबली शायद पेपर हो जाए। तो आप जम्मू से रह के तैयारी कर रहे थे पूरा? हाँ जी, मैंने सारी प्रिपरेशन जम्मू से जम्मू की से है। की? जी जी और बीच में सिर्फ आप इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आए, है ना? जी, मैं इंटरव्यू के लिए आई थी फॉर 4 डेज। यस। तो अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह मंगवाने हों, या फिर नोट्स मंगवाए भी नहीं? सर नोट्स मैंने नहीं मंगवाए, मेरी प्रिपरेशन मोस्टली ऑनलाइन ही रही है, तो मेरे नोट्स भी डिजिटल नोट्स ही थे। अच्छा। तो जो जो मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल था मैंने उसी को रेफ़र किया, हार्ड कॉपी नोट्स बिल्कुल नहीं, जस्ट द बुक्स यूज टू बी हार्ड कॉपीज, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, कुछ और हो गया, वो हार्ड कॉपीज़ थी। और एक चीज़, करंट अफेयर आपने कब से करना स्टार्ट किया? जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गया था प्री, उससे पहले आपने करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोशिश की थी कि मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करूं, बट उतने अच्छे से हो नहीं पाया था। तो सेकेंड अटेम्प्ट से मैंने क्या स्टार्ट किया, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, एक तो मैंने उनको रेफ़र करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे उससे पहले करंट अफेयर्स का उतना नॉलेज नहीं था। और साथ ही साथ जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं कोचिंग्स के और MCQs होते हैं उनके बाद, मैं उनको रेफ़र करती थी। तो स्टार्टिंग में मैंने उनको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया, उनके नोट्स भी बनाए थे, बट एक टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया और मतलब रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर आई जस्ट स्टक टू द मंथलीज, और डेली करंट अफेयर्स की मैं कोई वीडियोस देख लेती थी, या फिर जैसे आपकी एडिटोरियल वीडियोस आ जाती थी वो, या प्रीलिम्स बूस्टर्स वो, या बाकी कोचिंग्स के जो वीडियोस आती हैं, आई यूज्ड टू रेफर टू दोज जस्ट टू स्टे अपडेटेड कि हो क्या रहा है, ताकि मैं बाद में उनको अच्छे से पढ़ लूँ अपने नोट्स से या कहीं और। वैसे ओनलीएस के बारे में आपको बताया किसने? कोई आपके जानकार तो था नहीं, आपने सर्च किया है, फिर कैसे पता लगा? सर सर्च में तो मुझे डेली करंट अफेयर्स सर्च कर लो या कोई टॉपिक सर्च कर लो, तो ओनली IAS और बाकी कोचिंग्स की भी वीडियोस आ जाती थी। तो मैं एक दो कोचिंग्स की देखती थी कि कौन सी मुझे सूट कर रही है, कौन सी मुझे समझ आ रही है। तो वहाँ से आई रियलाइज़ कि ओनली IAS की जो एडिटोरियल की वीडियोस थी और ऑल्सो द प्रीलिम्स बूस्टर्स, दोज वर वेरी हेल्पफुल। तो मैं वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेती थी। एंड ऑल्सो आई थिंक ओनली IAS का एक और चीज़, जो कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन थे। आई स्टिल रिमेंबर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ये सारे टॉपिक्स, तो इनकी भी मैंने वीडियोस देखी, तो आई रियलाइज कि दीज टॉपिक्स आर बीइंग एक्सप्लेन वेरी वेल।
वहाँ से ही तो आपने ओनली देखना स्टार्ट किया 22 में? 22 में। ठीक, आप नोट्स वगैरह बनाते थे या फिर वैसे ही? सर इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, जैसे अगर कोई सोशल जस्टिस का टॉपिक आपने एडिटोरियल में कवर किया है तो जो मेरे सोशल जस्टिस के नोट्स थे उनमें वहाँ पे वो नया कोई डेटा है या कुछ है वो वहाँ पे मैं लिख लेती थी, बट ऐसे अलग से एडिटोरियल के नोट्स नहीं, आपके पॉइंटर्स अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लिए। समझ गया। वैसे जो अनमोल ने बताया ना, एक चीज़ मैं भी आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि शुरू में वो डेली का करंट अफेयर फॉलो करती थी, लेकिन बाद में हेक्टिक ज़्यादा हो गया था। पता है क्या, एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, परफेक्ट प्लान कुछ नहीं होता। मतलब आप जब तैयारी कर रहे होते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन माइंड में चलते हैं, अभी किसको सेक्रीफाइस किया जा सकता है, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहीं और से हो जाएगी, उसमें से मैं टाइम सेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप ना ये खुद क्रिटिकली सोचिए। आमतौर पे मैं देखो बिल्कुल सच्चाई के साथ बोलना चाहता हूँ, आप ना किसी और से पूछोगे ना, वो ये चीज़ आपको बढ़िया ढंग से नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसको आपके शेड्यूल के बारे में नहीं पता। सामने वाले को ना, चाहे वो मेंटर हो, इवन टीचर हो, उनको ना डिटेल से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं पता। लेकिन आप क्रिटिकली अपने शेड्यूल के बारे में देखोगे, आप ये सोचोगे कि यार ये चीज़ तो मेरी बाद में हो जाएगी, ये ज़रूरी है। आपको खुद डिसाइड करना होगा ये। सेकेंड अटैम्प्ट में फिर आपने प्री की तैयारी की और फाइनली प्री क्लियर हो गया। प्री के बाद लेकिन फिर आगे एथिक्स भी नहीं तैयार था, आंसर राइटिंग भी आपने स्टार्ट की, ऑप्शनल तो आपका ला था, है ना? तो फिर कैसा रहा प्री के बाद के जो 3 मंथ्स थे, कैसे रहे फिर? सर आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा लाइफ में कभी पढ़ाई की थी तो वो उन 3 मंथ्स में की थी, क्योंकि मुझे एथिक्स भी कवर करना था, मुझे ऑप्शनल भी कवर करना था, और फिर जो जीएस के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, जो हम नहीं पढ़ते हैं फॉर प्री, वो भी पढ़ना था। तो इट वाज लाइक टाइम का पता ही नहीं चल रहा था, राउंड द क्लॉक आई वाज स्टडीइंग। ऐसे मैंने बहुत बार बताया कि मैंने 8 घंटे की ही पढ़ाई की है, बट इन दीज 3 मंथ्स वो 8, 10, 11 घंटे भी हो गए थे, बिकॉज प्रेशर इतना ज़्यादा था। और मुझे भी यही लग रहा था कि प्री तो हो गया, अब मेंस नहीं हुआ तो आई विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो आई थिंक उस टाइम पे मैंने फिर प्रिपरेशन अच्छे से की, और ज़्यादा फोकस मेरा एथिक्स और ऑप्शनल पे रहता था, और जीएस भी मैंने कोशिश की कवर करने की, बट आई डिड रियलाइज़ कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग था ये टास्क, क्योंकि एथिक्स भी आप समझते हैं कि हो जाएगा जल्दी, बट नहीं होता है। आपको समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, यू शुड नो कि कौन सी एग्जाम्पल कहाँ पे यूज़ करनी है। फिर नोट्स भी नहीं बनाए थे, वो अपने नोट्स भी बनाना। सो एट द एंड ऑफ द डे आई डिड रियलाइज़ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पहले ना पढ़ के। और अनमोल, एक चीज़ जैसे आपने बोला ना 8 आवर्स, बिगिनर्स को ना, मतलब जैसे जो लोग तैयारी नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, और एक मिथ है कि आईएएस की तैयारी में मतलब कितना पढ़ना पड़ता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। और जो तैयारी में एंटर कर जाते हैं ना, सच बताऊं तो हम घंटे देख के पढ़ते ही नहीं है, मतलब कितना घंटे है, जब तक कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, दिमाग चल रहा है, जब तक बॉडी कंफर्टेबल है, मतलब उस हिसाब से हम देखते हैं, है ना? और जैसे आपने बोला कि समय के अनुसार आवर्स तो चेंज होते रहते हैं, कभी आपका प्री से पहले बढ़ भी जाएंगे, और कई बारी कुछ चैलेंजेस होते हैं, फैमिली में कुछ चैलेंजेस होते हैं तो कम भी हो जाते हैं। तो फाइनली फिर मेंस आ गए। सर मेंस आ गए, और मैं अपनी पूरी वो बुक्स लेके ही जाती थी सेंटर मेंस देने। जम्मू का सेंटर था? जम्मू का ही सेंटर था मेरा। तो ये था, मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मेरी प्रिपरेशन कम्प्लीटली मेंस के लिए 100% आई वाज नॉट रेडी, बिकॉज मेरे पास वो जो हम लास्ट मिनट नोट्स की बात करते हैं वो थे ही नहीं। तो मैं पूरा रिविज़न कर रही थी, बट स्टिल आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, बट मैंने सिर्फ 3 या 4 टेस्ट दिए थे उस टेस्ट सीरीज़ के। जो 20 टेस्ट होते हैं उसमें से सिर्फ 4 टेस्ट दिए थे। तो यू कैन गेज कि मेरी परफॉर्मेंस, मेरी प्रिपरेशन कितनी कम थी। बट स्टिल आई वेंट, और क्वेश्चंस तो मैंने अटैम्प्ट किए, बट आई डिड रियलाइज़ कि मटेरियल काफ़ी कम था, और क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी नहीं थी, मुझे लगा था मैं कर लूँगी, तो मैंने बहुत मार्क्स के क्वेश्चंस छोड़ दिए अपने पेपर में। आई थिंक पूरा मिला के क्यूमुलेटिवली 200, 150 to 200 मार्क्स के क्वेश्चंस तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए। और फिर आई न्यू कि या तो नहीं क्वालिफाई होगा मेंस, और अगर हुआ भी तो आई विल नॉट गेट अ गुड रैंक और वट एवर। सो वही हुआ, 748 वॉज अ कट ऑफ एंड आई गॉट 746। जब मेंस आपने ख़त्म किया, आपको ये रियलाइज़ हो गया कि ज़्यादा अच्छे मेरे मेंस गए नहीं है,
ऑलमोस्ट 150 मार्क्स का तो छूट ही गया है। छूट ही गया। तो उस समय फिर आपने क्या डिसाइड किया? आपने दोबारा से फिर सोचा कि यार अब मैं थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से मेंस की तैयारी करती हूँ। क्या रिजल्ट आने का वेट किया या फिर पहले ही आपने स्टार्ट ही कर दी? नहीं, मैंने बिल्कुल पहले स्टार्ट नहीं की, क्योंकि मेरे को बहुत ब्रेन फटीग हो चुका था उस टाइम तक। मैं ऑल्दो मेरी प्रिपरेशन बहुत फ्लॉड थी, बट स्टिल आई वाज प्रिपेयरिंग, तो इसलिए दिमाग बहुत थक गया था। और कहीं ना कहीं ये होप भी था कि शायद इंटरव्यू कॉल आ जाए, क्योंकि उतना भी ख़राब परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। एक होप तो हमेशा रहता है कि शायद। तो मैंने कुछ नहीं किया, 1 मंथ एटलीस्ट आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मैंने मेरी जो हॉबी है बुक रीडिंग, मैंने उसको परस्यू किया। मैंने थोड़ा रीडिंग की, आराम से थोड़ा अपना हिस्ट्री वगैरह पढ़ा, हिस्ट्री इन द सेंस नॉन फिक्शन एंड एवरीथिंग। सो आई जस्ट रेड ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसके बाद मैंने कहीं नवंबर में जाके फिर अपनी प्रेपरेशन रीस्टार्ट की, बिकॉज करनी तो थी। तो नवंबर में जब आपने फिर से रीस्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने जो सब्जेक्ट्स आपके वीक थे उनको कवर करना स्टार्ट किया? जी, मैंने स्टार्ट ही फिर एथिक्स से किया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि मैंने एथिक्स के PYQs वगैरह कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किए थे अच्छे से। और एग्ज़ाम हॉल में जाके मुझे पता चला कि 1-2 क्वेश्चंस तो PYQs में से आए हैं। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था उन सब बातों का। तो मैंने सारे PYQs लिए, स्पेशली जो कोटेशंस वाले PYQs होते हैं उनको इंटरप्रेट किया, फिर से एथिक्स की सारी पढ़ाई की। तो मुझे लगता है उस प्रेपरेशन ने मुझे एथिक्स में काफ़ी हेल्प किया, बिकॉज उसके बाद मैंने एथिक्स सीधा प्री के बाद, लाइक 2023 के प्री के बाद पढ़ा। बट मेरे नोट्स क्योंकि पहले से ही रेडी थे और काफ़ी मैंने अच्छे से उस टाइम पे प्रिपेयर किया था फॉर 1 मंथ एटलीस्ट, दैट हेल्प मी। देन आई स्टार्टेड विद एथिक्स एंड देन आई फॉलोड इट विद जो बाकी के GS के सब्जेक्ट्स हैं जो प्री में नहीं आते हैं उन पे फोकस किया। और उसके बाद मैंने फिर जैन या फेब से कम्प्लीटली प्री वाली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फिर से। छोटे नोट्स आपने बना लिए थे सभी सब्जेक्ट्स के? यस, ऑलमोस्ट। छोटे नोट्स तो मैं नहीं कहूँगी, बट मतलब हर जो मेरे डिजिटल नोट्स थे उनमें ही एक पेज पे मैंने पॉइंटर्स ऐसे लिख दिए थे कि ये। एक्चुअली मेरी नोट मेकिंग कभी उतनी अच्छी नहीं रही है। मेरा हमेशा से है कि जस्ट गो। तो लास्ट टाइम में बिल्कुल जब जैसे मेंस में तो एक दिन में 2 एग्जाम हमें लिखने होते हैं, तो फिर उस समय आप रिवाइज कैसे करते हो जल्दी? सर जल्दी नहीं, मैं बस वो पॉइंटर्स देख लेती थी। कुछ चीज़ें अगर मैंने अपने नोट्स में से हाईलाइट की हैं तो बस मैं उनको देखती थी, और जो टॉपिक्स मुझे लगता था मुझे नहीं आते हैं मैं उनको ज़्यादा फोकस करती थी जस्ट बिफोर द प्री। बट ये कहें कि मैंने बहुत मेटिकुलसली नोट्स मेक किए हैं, वो मैंने नहीं किए हैं। दैट वाज द थिंग। तो अच्छा एक बात, आपने फिर बहुत जल्दी प्री की तैयारी स्टार्ट कर दी, मतलब तीसरे अटेम्प्ट में जनवरी से आपने प्री की तैयारी स्टार्ट कर दी थी? जैन फेब से की थी। जैन को मैंने फिर अपने ऑप्शनल में थोड़ा फोकस किया। फेब से मैंने प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बिकॉज दिस टाइम माई मेन्स वॉज क्वाइट रेडी। तो मैं नहीं चाहती थी कि अब प्री में रह जाऊँ, तो मैंने प्री में थोड़ा CSAT वगैरह उन चीज़ों पे फेब से स्टार्ट कर दिया था। कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि मतलब जिन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं उनको प्री की तैयारी के लिए कितने मंथ्स चाहिए? 3 मंथ्स? आई थिंक 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ, है ना? जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। कुछ लोग तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, मार्च अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और मैं थोड़ी ज़्यादा कॉशन ले रही थी, तो मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया। इसमें ना ऐसा होता है कि खुद को कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर लगता है कि नहीं मेरे को सब कुछ याद है, अब सिर्फ रिवाइज ही करना है, और यूँ लगता है कि आपको नहीं यार अभी तो मेंस का थोड़ा सा मैं कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, तो अल्टीमेटली देखो आपको ही डिसाइड करना है, लेकिन 3 महीने तो कम से कम आपको लेके चलने चाहिए। CSAT आजकल इतना डिफ़िकल्ट हो गया है। तो फिर फाइनली प्री तो आपका पहले स्ट्रॉन्ग ही था। हाँ जी, हो और गया। फिर से क्लियर हो गया। रिवीजन कैसे करते हो आप? प्री की रिवीजन कैसे करते हो? सर जो लास्ट का 1 वीक या 1-2 वीक्स होते हैं उनमें मैं सिर्फ PYQs और टेस्ट ही देती थी। ज़्यादा टेस्ट नहीं, बट मोस्टली PYQs पे फोकस। कितने मॉक लगाए आपने? सर मॉक्स मैं कहूँगी ज़्यादा तो नहीं। सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं वो मैं देती थी, और वहाँ पे जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे वो मैं अपने नोट्स, तो क्या ही कहूँ, जो मैंने जो नोट्स थे काइंड ऑफ उनमें वो पॉइंट्स लिख लेती थी और उनको रिवाइज़ करती थी। सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो, और जो ओपन टेस्ट होते थे डिफरेंट कोचिंग्स के, वहाँ से मैं करंट अफेयर्स वगैरह वाले जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेती थी, क्योंकि करंट अफेयर्स उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया था। तो वहाँ से तो कह सकते हैं 4-5 ओपन मॉक्स एंड देन द सेक्शनल टेस्ट सारे। ठीक है। और अल्टीमेटली देखो ये खुद को ना अंदर से फील आ जाता है कि अब मतलब ज़्यादा मॉक की ज़रूरत है नहीं, अब मुझे अपनी मिस्टेक्स पता लग गई हैं, और टाइम मैनेजमेंट जिसके लिए मैं मॉक कर रहा था वो भी अब सही है, मेरा टाइम पे
पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये उस पे बोल रहा हूँ मैं, कई बच्चों का ये डाउट होता है ना, कितने मॉक करने चाहिए। उतने मॉक करने चाहिए जिससे आपका पर्पस सोल्व हो जाए। अगर आपका पर्पस देखो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगाना था कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको पता लग चुका है तो बढ़िया है। अगर आपका मकसद प्रैक्टिस करना था, जितने मॉक लगा के आपकी इनफ प्रैक्टिस हो गई है, आपको लगा कि अब तो रिपीट हो रहे हैं सेम टाइप के क्वेश्चंस, तो इनफ है। ऐसे आप खुद देखो 3-4 जो पर्पस होते हैं ना मॉक लगाने के, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ वीकनेस पता लगाना, वो सारे पर्पस जब सोल्व हो जाएं तो समझ लो मॉक लगाने का पर्पस सोल्व हो गया। राइट सर। है ना। और फाइनली इस बार तो प्री जब हुआ तो फिर अनमोल उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया? इस बार तो देखो मेंस भी बढ़िया था, नोट्स Right. पहले के अपेक्षा। हाँ, क्योंकि इस बार जब मेरा प्री हो गया, मेंस हुआ, उससे पहले ही मैं JKS का मेंस लिख चुकी थी। ये कश्मीर वाला कब हुआ था मेंस? ये मार्च में, फेब में हुआ था, फेब 2023। मई जून में था, ये अप्रैल जून में था, और उससे पहले ये अप्रैल में हो गया था। KS का जो मेंस था वो फेब में हुआ अच्छा, था। फेब में, ठीक हाँ है। जी। और इसका UPSC का प्री मई में था ठीक है। और जून में था। मई जून, हाँ, जून उसी में के था। आसपास था शायद। और UPSC का मेन सितंबर में था। तो हाँ 23 वाला तो मई में था। हाँ जी, हाँ 28 में था शायद। 28 में। ठीक है। तो वहाँ से द थिंग वाज कि प्री के बाद जब UPSC का मेंस लिखना था, उससे पहले JKS का इंटरव्यू था, तो मेरा थोड़ा सा टाइम JKS के इंटरव्यू के लिए भी चला गया। कौन सी डेट को था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू 2 अगस्त को था। अच्छा, 2 अगस्त को। तब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, तो फिर आई हैड टू डिवोट सम टाइम फॉर JKS का इंटरव्यू। एंड देयर आफ्टर 22 अगस्त को रिजल्ट आ गया JKS का। अच्छा, इतना जल्दी रिजल्ट? इंटरव्यू के बाद तो जल्दी आ जाता है। इंटरव्यू के बाद जल्दी आ जाता है। 22 अगस्त को वहाँ से रिजल्ट आ गया JKS का। फिर मेरा थोड़ा टाइम चला गया, आई कुड नॉट प्रिपेयर, क्योंकि रिजल्ट के बाद अगेन थोड़ा बिजी रहा। कॉल्स आने स्टार्ट हो गए? कॉल्स, रिलेटिव, सेलिब्रेशंस, बिकॉज उनको नहीं पता था कि मैं UPSC का मेंस लिख रही हूँ। ये मैंने थोड़ा आई डिड नॉट डिस्क्लोज कि आई वाज अपियरिंग फॉर UPSC मेंस। अच्छा, तो पूरे परिवार में किसी को नहीं पता था? मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को नहीं पता था, घर वालों को तो पता था, उनको तो पता था, बट ऐसे किसी को नहीं पता था। तो पीपल वर लाइक, अब ये क्यों नहीं आ रही नीचे, अब क्यों नहीं बैठ रही हमारे साथ, अब तो ये बन गई केस। तो वो भी थोड़ा इशू रहा। बट देन आफ्टर अ वीक ऑफ दोज सेलिब्रेशंस आई वाज लाइक प्लीज़, अब मम्मा पापा को बोला कि अब मुझे पढ़ने दो, इस बार मुझे मेंस पे फोकस करना है। देन आई स्टार्टेड फॉर द मेंस। और मेंस कैसा गया फिर? कैसा फील हुआ इस बार मेंस देके फाइनली? इस बार तो आई थिंक मैं मेंस में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। जब मैं एस्से का पेपर लिख के आई तो आई न्यू कि आई हैड डन वेल, बिकॉज पूरा मतलब ऑल्दो आई डिड नॉट टेक एनी टेस्ट सीरीज दिस टाइम, मैंने एस्से की घर पे बैठ के काफ़ी प्रैक्टिस की थी। GS1, GS2, GS3, GS4 ऑल द पेपर्स वेंट सेटिस्फैक्टोरली, मतलब मैंने अटैम्प्ट किया, बिकॉज मैंने इस बार PYQs पे बहुत फोकस किया था मेंस के। आई हैड नॉट लेफ्ट एनी PYQ ऑफ मेंस, सो आई रियलाइज कि काफ़ी थीम्स रिपीट होती हैं, विच इज़ अ फैक्ट। और इस बार मेरी प्रिपरेशन को थोड़ा एक और चीज़ से मैंने मॉडिफाई किया था कि जो हम कहते हैं कि हर थीम पे आपके पास डेटा, कमिटी रिकमेंडेशन वगैरह होनी चाहिए, एक टेम्पलेट होना चाहिए अपने आंसर का, वो आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सो इवन इन द क्वेश्चंस आई डिड नॉट नो द आंसर, आई न्यू समथिंग टू राइट अबाउट। टेम्पलेट की जब हम बात कर रहे हैं अनमोल, टेम्पलेट मतलब आप बात कर रहे हो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये मेरे सब तैयार थे? ये मेरे सब तैयार थे। रिकमेंडेशंस में मैं अपने से रिकमेंडेशंस नहीं लिख रही थी, आई न्यू कि इस टॉपिक की ये कमेटी है रेलेवेंट, तो आपने इस कमेटी का नाम एंटर करके रिकमेंडेशंस लिखनी है। सो थिंग्स लाइक दोज आई हैड प्रिपेयर्ड थरली, तो मुझे लगता है उसकी काफ़ी हेल्प हुई मुझे मेंस में। एंड लास्टली ऑप्शनल में भी मैंने पिछली बार से बेटर रिवाइज़ किया था, ज़्यादा पढ़ा था, दैट ऑल्सो हेल्प। मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा हम एक बारी और बात कर लेते हैं, ताकि जो बिगनर्स हैं कई बार उनको समझ में नहीं आता टेम्पलेट, जो बिगनर हैं वो कैसे अपना तैयार कर सकते हैं। टेम्पलेट में कौन कौन सी चीज़ें आप कहोगे कि हाँ, जैसे डेटा है, फैक्ट्स है, आप कंक्लूजन्स हैं पहले से तैयार कर रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप पहले से तैयार करके रखिए, और मतलब कैसे आपने तैयार सर? किया? आई थिंक जब हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट गो टू मटेरियल शुड बी PYQs ऑफ मेंस, एंड दैट वाज अ मिस्टेक आई डिड लास्ट ईयर कि मैंने उतना उनको रेफर नहीं किया था। इस बार आई स्टार्टेड विद दोज। तो मुझे GS1 से लेके GS4 तक हर पेपर की थीम्स का नॉलेज था कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन सब एरियाज से मैंने उन पे फोकस करते हुए एक टेम्पलेट काइंड ऑफ बनाया था। फॉर इंस्टेंस अगर GS2 का पेपर है
तो आई न्यू कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आर्टिकल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि शायद लॉ बैकग्राउंड था, दैट ऑल्सो हेल्प. बट फॉर एवरी टॉपिक आई न्यू द आर्टिकल्स, द रेलिवेंट एक्ट्स और द रेलिवेंट जजमेंट्स. सो एज वी सीइंग कि आजकल जजमेंट्स पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वगैरह, उन पे मेरा फोकस था कि जजमेंट्स होनी चाहिए. अगर हम GS3 के किसी टॉपिक की बात करें तो डेटा होना चाहिए कि ड्राउट प्रोन एरिया कितना है, डिज़ास्टर वल्नरेबिलिटी क्या है हमारी, कौन सी रिपोर्ट को कोट करना है. दोज वर द टेम्पलेट्स दैट आई यूज़, दोज वर द डेटा पॉइंट्स दैट आई यूज़. एंड उसके बाद रिकमेंडेशंस बहुत बार हमें कोट करनी होती है आंसर में. तो रिकमेंडेशंस के लिए भी कमिटीज़ की लिस्ट थी, इस कमेटी की ये रिकमेंडेशन. अगर FCI की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि FCI पे क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस हम कोट करेंगे. दैट अपार्ट फ्रॉम दैट डायग्राम्स जिनकी हम बात करते हैं, आई थिंक दे डू लेंड सम नंबर्स. तो उसके लिए मैंने मैप वगैरह, मेरी नहीं थी उतनी अच्छी ड्राइंग, बट स्टिल आई लर्न कि थोड़ा बहुत मैपिंग कैसे करनी है वहाँ पे, कैसे हाउ डू यू शो द डिज़ास्टर वल्नरेबिलिटी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर की थी, इनको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया था जस्ट टू एंश्योर कि मैं आंसर में कुछ ना कुछ लिख सकूँ. और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो प्री और मेंस में जानते हो क्या फ़र्क है. प्री प्रिपरेशन इज़ लाइक पिरामिड. शुरू में आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हो, फिर आप ना थोड़ा अपना कंसाइज करते जाते हो, अंडरलाइन करते जाते हो, छोटे नोट्स बनाते जाते हो जिनको प्री से पहले आप रिवाइज करके जाते हो. लेकिन मेंस की जो तैयारी है ना, वो एक आर्ट की तरह है. आर्ट मतलब आप कैसे बढ़िया से प्रेजेंट कर सकते हो अपना आंसर, कैसे एग्जामिनर को खुश कर सकते हो, बढ़िया इंट्रोडक्शन देके, बढ़िया कंक्लूजन देके, कौन से बढ़िया फ्लो चार्ट बना सकते हो. तो मेंस में आपका ना इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. कुछ बढ़िया इनोवेटिव कर दो. ऐसा नहीं कि ज़्यादा इनोवेटिव मतलब आउट ऑफ बॉक्स आप कुछ कर दोगे, लेकिन सिंपल चीज़ें भी बहुत बढ़िया इम्पैक्ट डालती हैं, फ्लो चार्ट वगैरह. राइट. सो आई वुड लाइक टू ऐड टू योर पॉइंट कि बहुत सारे टॉपर्स ऐसा भी कहते हैं कि हमने तो सीधा आंसर लिख दिया एंड स्टिल वी गॉट थ्रू, और मुझे लगता है वो भी सही है, बिकॉज टू ईच इज ओन, एनीथिंग कैन वर्क एनीवेयर. बट आई थिंक मेरा ये था, मुझे ये जो रियलाइज़ हुआ कि यू हैव टू पॉइंट द एग्जामिनर टू सर्टन थिंग्स इन योर आंसर. तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट बना दो और क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो उसको दिखाओ कि देखो ये मैंने लिखा हुआ है और इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. आई थिंक वो उस पर मेरा काफ़ी फोकस रहता था, क्योंकि मैंने PYQs भी वैसे ही प्रैक्टिस किए थे कि जो कीवर्ड है वो लिखो और एग्जामिनर को बताओ कि देखो मैंने ये एक्सप्लेन किया है. उसको थोड़ा बॉक्स बना दो, अगर कोई कलर ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर रहा है तो वो करके यूज़ कर बता सकते हैं. बट आई थिंक इट ऑल boils down to how you're able to present your answer and tell the examiner that I have actually written all of what you've been asking. So I think. तो फाइनली फिर मेंस आपने दिया, मेंस अच्छे हुए, उसके बाद फिर आपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की. जी. आपको लग रहा था कि इस बार तो कॉल आएगी, आई एम श्योर? श्योरिटी तो नहीं थी ये नहीं था, बट ये था कि मेंस से इंटरव्यू कॉल इस बार तो पक्का आ जाएगा, बिकॉज मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया था अपना लास्ट टाइम की मेंस परफॉर्मेंस से इस बार. सो आई न्यू कि इस बार काफ़ी बेटर हुई है परफॉर्मेंस, तो इंटरव्यू कॉल विल डेफिनेटली कम थ्रू. बट यही था, मेरी वहाँ से JKS की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, तो उसके साथ थोड़ा सा इंटरव्यू प्रिपरेशन को मैनेज करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था. ट्रेनिंग कौन से मंथ में स्टार्ट हुई? इसकी ट्रेनिंग फेब में स्टार्ट हुई थी. अच्छा, फेब में स्टार्ट हुई थी. तो दिसंबर जैन तो मैंने ठीक ठाक प्रिपेयर किया था, बट उसके बाद थोड़ा करंट अफेयर्स और वो सब प्रिपेयर करने में थोड़ा सा इशू आ रहा था. बट स्टिल आई कुड डिवोट ओनली 3 to 4 hours, बट आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि ट्रेनिंग में भी हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे थे. तो वो सब करते हुए मार्च में मेरा इंटरव्यू था एंड आई कंटिन्यूड माई प्रिपरेशन. एक चीज़ मैं बता दूं, इंटरव्यू का पूछे उससे पहले भी वैसे मेंशन हुआ था, JNK की टॉपर हैं अनमोल, और जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई. इस एग्ज़ाम में इनकी रैंक फर्स्ट आई थी, शायद पहले इसके बारे में हमने बात की. हाँ जी, आपने पहले बताया था इंट्रोडक्शन में. अच्छा, इंट्रोडक्शन में बताया था. हाँ, तो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई. वैसे वहाँ पे क्या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है यहाँ पे? अभी भी आपकी ट्रेनिंग चल ही रही है? हाँ जी, पहले तो फाउंडेशन कोर्स था 45 डेज़ का. दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सबसे पहले तो खुशी होती है बहुत कि फाइनली हमने जो हमारी UT है उसका टॉप मोस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से बैचमेट से आपको मिलना आप मिलते हैं. तो आई थिंक वो एक अलग ही लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि फाइनली वी हैव एंटर्ड इनटू सम सॉर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस जिसके लिए वी हैव बीन प्रिपेयरिंग, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल देयर वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए. तो एक मुझे लगता है कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है टू एंगेज विद दोज पीपल, उनकी स्टोरी सुनना.
मेरे साथ बैच में काफ़ी लोग थे जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे इस बार मेरे साथ, उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनकी स्टोरीज़ के बारे में पता चला। तो आई थिंक वो भी बहुत इंस्पायरिंग होता है, वो भी बहुत, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि ओके देखो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से, एंड दे आर प्रिपेयरिंग, दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग। सो मेरे लिए तो वो बहुत मोटिवेशनल था। तो अच्छी रही। उसके बाद हमारी रेवेन्यू ट्रेनिंग हुई, जहाँ हमने यहाँ के रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू लॉज एंड एवरीथिंग। देन वी वेंट फॉर आवर फाइनेंस ट्रेनिंग, तो अभी भी चल ही रही है हमारी ट्रेनिंग। तो फाइनली इंटरव्यू हुआ फिर यूपीएससी का, हाँ जी। और कैसा गया इंटरव्यू? मुझे लगता है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा था इंटरव्यू, बट अगेन जो हम सुनते हैं कि कुछ बोर्ड्स आर वेरी नोटोरियस, कि कुछ बोर्ड्स मार्क्स नहीं देते हैं। तो मुझे भी ये डर था, क्योंकि जो मेरा बोर्ड था, ऑनरेबल सुमन शर्मा मैम, उनका बोर्ड था, तो आई हैडंट हर्ड वेरी गुड थिंग्स, वेरी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट बोर्ड। मुझे लगा था शायद मुझे भी कम मार्क्स मिलें डिस्पाइट हैविंग क्वाइट अ गुड इंटरव्यू, बट ऐसा नहीं हुआ। थैंकफुली इंटरव्यू अच्छा रहा और मार्क्स भी अच्छे आ गए। वो अच्छे 206 मार्क्स आ गए, अच्छे तो नहीं कहेंगे, ब्रिलियंट कहेंगे। मुझे लगता है कि इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिली मुझे अपनी रैंक को भी ऊपर करने में। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कॉर्डियल बोर्ड था, स्माइलिंग फेसेस, एंड इट वाज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू इट्स राइटली कॉल्ड अ पर्सनैलिटी टेस्ट, बिकॉज काफ़ी बातें जो इंटरव्यू में हुई उस दौरान, दे वर बेस्ड ऑन थिंग्स जो हम नहीं पढ़ते हैं अपने कोर्स में। कुछ बुक्स की बातें हुई, कुछ रीडिंग की बातें हुई जो मेरे डैफ में भी नहीं था, बट कॉन्वर्सेशन है ना, तो बात से कोई बात निकलती है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एक पर्सन को बहुत हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना चाहिए, एंड आफ्टर अ पॉइंट यू शुड जस्ट लीव इट टू गॉड, क्योंकि वो क्या पूछेंगे यू कांट रियली प्रिडिक्ट कि वो क्या पूछेंगे। तो आई थिंक इट एक्चुअली शोज़ कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है वहाँ पे। कन्वर्सेशन में सब कुछ निकल के आ जाता है। जी, और जैसा कि बहुत बार बोला जाता है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कि आपको अपने वर्ड्स को बहुत मेजर्ड रखना है, कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि वो आपकी बातों से नया क्वेश्चन निकालेंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं था, आई कुड नेवर हैव अ मेजर्ड कॉन्वर्सेशन, या मैं नहीं सोच पाती थी कि मैं ये वर्ड बोलूँ या नहीं। तो आई थिंक मुझे इसका फ़ायदा हुआ इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि मेरी बातों से जो उन्होंने क्वेश्चन निकाल के पूछे, थैंकफुली आई कुड आंसर दोज क्वेश्चंस। और फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, वो कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो गई हमारा जो मेरा इंटरव्यू था। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज मैं तो बहुत स्माइल करते हुए आई थी बाहर, बट देन मन में ये डर था कि नहीं, बोर्ड शायद अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो स्माइल कर रहे हो लेकिन बाद में मार्क्स ना दें, तो ये इशू था। तो कैसा लगा जब फाइनली 7th रैंक आपने देखा? जी, मेरे लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे मालूम था कि हो सकता है लिस्ट में नाम हो, कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि इंटरव्यू भी ठीक गया था, मेंस भी ठीक था, बट ऑब्वियसली टॉप रैंक कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, मैंने तो नहीं किया था। तो मैंने इन जो पीडीएफ थी वो भी मैंने 3-4 पेजेस के बाद से देखनी शुरू की थी। कंट्रोल F करके अपना नाम ढूंढने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, बिकॉज मुझे था कि अगर अचानक से नो रिज़ल्ट फाउंड आया तो यहीं पे सपना चूर चूर हो जाएगा, उसके बाद आई हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो मैंने थोड़ा चलने देते हैं, ढूंढते हैं अपना नाम। तभी अचानक से फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनमोल। तो मुझे लगा ओके, इट मीन्स नाम है कहीं लिस्ट में। फिर मैंने फ़ोन को अपने उल्टा कर दिया और फिर मैंने कंट्रोल F किया। अच्छा। और अपना नाम जब फर्स्ट पेज पे पाया तो मतलब इट वाज रियली एन ओवरवेलमिंग फीलिंग, सरियल लगा बहुत ज़्यादा कि ये मैं ही हूँ। फिर मैंने अपना रोल नंबर चेक किया, मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे, उनको वीडियो कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरा रिज़ल्ट है। उनको भी यकीन नहीं हुआ, वो भी कह रहे हैं कि रोल नंबर चेक कर लो अपना एक बार। तो ये सब हुआ, खुशी हुई, एक रिलीफ था कि अब प्री का नहीं पढ़ना है फिर से, फाइनली आउट ऑफ दिस एग्ज़ाम साइकिल फॉर गुड। लाइफ के मोस्ट हैप्पी मोमेंट्स में से एक? यस, डेफिनेटली सर, मुझे लगता है द बिगनिंग ऑफ many more happy moments to come, I hope so. बिल्कुल। अच्छा रहा। तो फाइनली उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स ने कॉल किया होगा जो शायद पहले बात कम होती थी, है ना? जी, मेरी तो ऐसे सबसे बात कम होती थी, क्योंकि मैंने बहुत खुद को आइसोलेट करके रखा था ड्यूरिंग दिस जर्नी। आइसोलेट इन दी सेंस, मिलती मैं सबसे थी पर उतनी कॉन्वर्सेशन या उतनी बातें मेरी किसी से नहीं होती थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब सबसे बात करनी है, वापस से सोशल लाइफ में इंक्लूड करना है खुद को, तो सबसे बात हो रही है अब। तो अभी आपके मन में ना काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछना चाहते हो अनमोल से, लाइक रिवीजन कैसे करनी चाहिए, आंसर राइटिंग को लेके होंगे डाउट्स।
तो अभी ना एक और हमारा सेशन है जिसमें स्टूडेंट्स के साथ में सेशन है, उसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे अनमोल से। तो वो सारी जो क्वेश्चंस है ना, दूसरा सेशन आप देख सकते हो इसके लिए। तो अभी इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको सेशन कैसे लगा, और दूसरे जो सेशन है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू अनमोल हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू Thank you वेरी so मच much, sir. एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, sir. Thank you for having me.